हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातुएं से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 अंक के क्वेश्चन है, 3 अंक के क्वेश्चन है और 4 अंक के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सरल और सटीक तरीके से मैं समझाऊंगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, पहले नंबर का चमकहीनता। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो चमक में जो हीनता होता है धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। यानी वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने वाला चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित के बनने का जो कारण होता है सिल्वर ऑक्साइड होता है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो होता है में चमक होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर आयोडीन जो होती है उसमें आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो दोस्तों, ये चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, यानी एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम धातु है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का अमलगम धातु जो मिश्र धातु जो होता है पारद अवयव होता है। फिर इसके बाद छठवां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। छठवां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वें का सा नंबर, यानी ब्रोमीन जो होती है वह अधातु द्रव होती है। फिर जब जल धातु के साथ क्रिया करता है, 7वां क्वेश्चन है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि खाली स्थान है कि मिश्र धातु ... का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर। यानी मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। फिर इसके बाद है दूसरा नंबर है दोस्तों कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। फिर वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे? सक्रियता श्रेणी। फिर इसके बाद है दोस्तों सही जोड़ी में कि सभी धातुएं जो होती है, सभी धातुएं विद्युत का चालक होती है। और एनोडीकरण होती है दोस्तों, एनोडीकरण जो है एल्यूमिनियम है। और सोडियम जो होता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कार्बन आधातु जो होता है अपरूपता होता है। फिर इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी जो होती है दोस्तों, मरकरी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती है।
तो सोडियम और पोटेशियम जो दो धातु हैं जो ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं। फिर इसके बाद एक्वा रेजिया जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो 3.1 किस अनुपात में होगा दोस्तों? 3.1 में होगा। फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। किसके कारण? अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। फिर अमलगम का एक उदाहरण है पारा व चांदी का मिश्रण जो होता है अमलगम होता है। पारा और चांदी का मिश्रण जो होता है अमलगम का एक उदाहरण है। फिर सत्य असत्य की पहचान करना है दोस्तों। तो सोडियम अति क्रियाशील धातु है। सोडियम अति क्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य है। और दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, ये असत्य है दोस्तों। फिर धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति के होते हैं, सत्य है। फिर स्टेनलेस स्टील में तावा मिला होता है, बिल्कुल असत्य है। फिर पांचवा नंबर का है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला नंबर कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षार की दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। फिर इसके बाद है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कारण बताना है। कारण क्या बताना है कि प्लेटिनम, जो प्लेटिनम होता है सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो जो प्लेटिनम होता है दोस्तों सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है, इनका संक्षारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा नंबर है दोस्तों, जो दूसरा इसका क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि सोडियम पोटेशियम लिथियम अति क्रियाशील धातु होते हैं। कौन कौन से? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। फिर वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी से क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से संपर्क में न आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सोडियम होता है, सोडियम को यदि रुई में लपेट करके और उसको हम पानी में फेंकेंगे तो पानी में आग लग जाएगा। यह नारियल की जटाओं में हम सोडियम को छुपा दें और उसमें नारियल की जटाओं में यदि हम पानी डालते हैं, पीने योग्य पानी डालते हैं जिसको हम पीते हैं, तो नारियल की जटाओं में भी आग पकड़ लेगी। फिर इसके बाद यदि इसका वीडियो देखना है तो अपलोड कर दिया गया है कि बिना माचिस के नारियल की जटाओं पे आग कैसे लगाएं। फिर इसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, क्योंकि इस्पात जो होता है वो मिश्र धातु होता है। फिर दोस्तों चौथा प्रश्न है कि आपने तांबे में मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के बर्तनों पर क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। तो नींबू हो गया, इमली हो गया एवं अन्य खट्टे पदार्थों में हल्का अम्ल होता है, तो जो क्षारीय परत में अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है। बर्तन चमकने लगते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ से बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। फिर इसके बाद है कि 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों
कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, पांचवा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती है, समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो दोस्तों भाप के साथ जो आयरन बनाती है, पहला समीकरण है, ऑक्सीजन के साथ धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो पहले नंबर का जो समीकरण भाप के साथ आयरन जो होता है, तो देखिए अपने पास आयरन है, फिर इधर जल है, तो क्या बन जाएगा Fe3O4 और 4H2। फिर कैल्शियम के साथ हम पानी का क्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनेगा। फिर इसके बाद है दोस्तों भर्जन किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भर्जन किसे कहते हैं। भर्जन जो होता है वो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो भर्जन होता है सल्फाइड अयस्क को वायु में उपस्थित में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। फिर निष्पातन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। दोस्तों जो निस्तापन होता है, सातवां क्वेश्चन है कि निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों ध्यानिक या सोनोरस। जो सोनोरस होता है किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जो सोनोरस होता है दोस्तों वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती है, जो कठोर सतह से टकराती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। वे धातुएं जो कठोर सतह से टकराती है और ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें स्थानिक या सोनोरस कहते हैं। उदाहरण मंदिर के घंटों एवं स्कूल की घंटी का धातु। फिर 3 अंक का क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है कि एक यौगिक एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने के काम में लाया जाता है। बिल्कुल है कि एक यौगिक एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने के काम में लाया जाता है। पहला नंबर है यौगिक यक्ष की पहचान कीजिए। तो यौगिक यक्ष जो होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यौगिक यक्ष जो है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O3 या Fe2O3 होगा। फिर इस अभिक्रिया का नाम लिखिए। यह अभिक्रिया का नाम सार्मिट अभिक्रिया, कौन था, थर्मिक अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया है। फिर इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है कि आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 के एल्यूमिनियम के साथ क्रिया होगा तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बनेगा। फिर अपरूप, अपर रूप की क्या होता है, अपर रूप। दोस्तों प्रश्न बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, अपरूप क्या है, तो इसको भी हम विस्तार से देखेंगे कि जो अपरूप होता है कार्बन ऐसी धातु है, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फिर इसके बाद है एनोडीकरण। दोस्तों ये एनोडीकरण को तो आप रट ही लो, VIP क्वेश्चन है, BIMP है। फिर इसका एनोडीकरण जो होता है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। जो आयनिक यौगिक हैं उनके 3 गुण लिखना है। तो पहला नंबर है कि गलनांक एवं क्वथनांक तो उच्च होता है, जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील है, विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं, 5वां क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि यह 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को या समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। फिर इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों
4 नंबर के क्वेश्चन है। पहला नंबर है कि सक्रियता श्रेणी क्या है। कौन सा सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता की श्रेणी क्या है? सक्रियता की श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सक्रियता की श्रेणी है, जैसे पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर इसके बाद पोटेशियम के बाद जैसे सोडियम आ गया, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। फिर इसके बाद इससे घटती अपक्रिया जो है दोस्तों, इससे घटती अपक्रिया हो जाएगी, जैसे जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। जो गोल्ड होता है दोस्तों सबसे कम क्रियाशील होता है। गोल्ड जो है सबसे कम क्रियाशील होता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण लिखिए, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इसका पहला नंबर हो जाएगा कि ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती है, धातुएं कठोर होती है, धातुएं ध्वनिक होती है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातुएं में कोई 4 विभेद लिखिए। भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद लिखिए। तो गुण धर्म, धात्विक चमक, इसमें पहला नंबर है धात्विक चमक। तो जो धातुएं होती है वो चमकदार होती है। अधातु जो होती है चमकदार नहीं होती, ग्रेफाइट, आयोडीन। फिर कठोरता, जो धातु होती है बहुत कठोर होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। फिर अधातु जो होती है कठोर नहीं होती है, हीरा सबसे कठोर होता है। आघातवर्धनीयता, चादर बनाने का गुण। जो आघातवर्धनीयता है दोस्तों, अत्यधिक आघातवर्धनीयता, जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक। और ये जो होते हैं नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। फिर तन्यता एवं तार बनाने का गुण। तन्यता जो है तन्यता प्रदर्शित करते हैं और ये तन्यता प्रदर्शित नहीं करते। चालकता, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं धातु, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट एवं गैस कार्बन। अवस्था में धातु ठोस होते हैं, ठोस एवं द्रव दोनों होते हैं। फिर ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों होते हैं। फिर तीसरा है घनत्व, तो उच्च घनत्व के होते हैं धातु, और अधातु जो होते हैं कम घनत्व के होते हैं। फिर इसके बाद क्वथनांक एवं घनत्व। क्वथनांक एवं घनत्व अधिक होता है, जैसे गैलियम और सोडियम। गलनांक, क्वथनांक अधातु का कम होता है। फिर इसके बाद धातुएं अधातुएं में अंतर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में इस बार आना ही है। तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लो कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं में कोई 4 विभेद लिखिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में भी जो विभेद होता है कि ये अपचायक होते हैं और ये उपचायक होते हैं। जो धातुएं होती हैं वे अपचायक होती है, अधातुएं जो होती है उपचायक होती हैं। जो धातुएं होते हैं इनमें ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुएं इनके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय एवं उदासीन होते हैं। फिर इसके बाद ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है, और ये अम्लों में अभिक्रिया नहीं करते। जो अधातु होती है अम्लों में अभिक्रिया नहीं करती। ये विद्युत धनात्मक तत्व है। जो धातुएं होते हैं विद्युत धनात्मक तत्व हैं, और अधातुएं जो होती है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। फिर इसके बाद इसी प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद चौथा चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक, जो हम अगले दिन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।